नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। तो जैसा कि हम इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू किए हुए हैं और इकोनॉमिक्स को हम आपके जो यूके एसएससी है, जो यूके एसएससी ने जो सिलेबस दे रखा है इकोनॉमी का, इकोनॉमी है ना। इकोनॉमी में कौन सी इकोनॉमी? हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी, हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी आ रखे हैं और इस जो हमने लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो लेक्चर आपके पास आ रहे हैं, इससे पहले इकोनॉमिक्स का जो था ना, जो इकोनॉमी है उसका सिलेबस सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। जो इकोनॉमी का जो यूके एसएससी ने जो सिलेबस दे रखा है, हमारे उत्तराखंड स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है, उसने जो सिलेबस दे रखा है आपका, वो सिलेबस इकोनॉमी का मैं बड़े अच्छे से डिस्कस किया था। जिसमें आपकी इकोनॉमी के में पहला जो टॉपिक दे रखा था, वो दे रखा था भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था की अर्थव्यवस्था की विशेषता। क्या दे रखा था? विशेषता। ठीक। तो मैं विशेषता में हमने कल जो देख लिया था, हमने 4 टॉपिक देख लिए थे। 4 तरह की अर्थव्यवस्था देख ली थी, विशेषता देख ली थी, जिसमें हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था देखा था, है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था में मैंने उसको समझाया था, कृषिगत अर्थव्यवस्था को समझाया था, है ना। ऐसे करके मैंने 4 पॉइंट आपको समझा दिए थे और बहुत अच्छे समझाए थे वो मैंने, है ना। और फिर उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे और मैंने देखा था कमेंट में बहुत बच्चों ने उसके बड़े अच्छे से क्वेश्चन के आंसर दे रखे हैं। मुझे याद आ रहा है, शायद मैंने एक एनडीसी पूछा था, एनडीसी की फुल फॉर्म क्या थी, एक मैंने एलपीजी की फुल फॉर्म पूछी थी, एक मैंने ये पूछा था योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा था। और मैंने जो एलपीजी रिफॉर्म थे कब आए थे, ये भी पूछा था। तो एलपीजी की फुल फॉर्म मैंने पहले भी बता दिया था, इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? निजीकरण, है ना। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। तो ये तीनों चीजें मैंने इनकी फुल फॉर्म भी बता दी और ये आया कब था? 1991 में। और जब लाए थे तो इसमें मैंने बताया था कि पीएम कौन थे और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे। पीएम कौन थे, है ना? बिपिन नरसिम्हा राव थे। और फाइनेंस मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। फाइनेंस मिनिस्टर जो थे हमारे कांग्रेस हैं, वो 2014 में रिटायर भी हुए थे। क्या थे? पीएम भी बने थे, फाइनेंस मिनिस्टर पीएम भी बने थे, जिनका नाम मनमोहन सिंह जी था। ठीक है। तो एनडीसी की फुल फॉर्म थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ना। ये कमेंट में आपने बताया रखा, और जिसको नहीं आ रहे हैं वो जाके आप कमेंट बॉक्स में देख लेंगे, लेक्चर नंबर 2 उसमें आपको पता चल जाएगा सबके बारे में। उसके बाद योजना आयोग की स्थापना नहीं, मैंने पूछा था कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष जो थे वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है। और क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो हमारे कौन थे? चेट्टी जी, है ना, षणमुखम चेट्टी। ठीक है, चेट्टी। ओके, ठीक है। ये वाले हमने क्वेश्चन सारे पूछे थे। अभी बाकी और जो क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जाके देख लोगे, तो एक अच्छे से क्वेश्चन की बहुत अच्छे से आंसर दे रखे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपने भी उसके क्वेश्चन दिए होंगे। अगली बार से मैं नाम लिया करूंगा, जो क्वेश्चन के आंसर अच्छे से देंगे, कमेंट करके बढ़िया बहुत अच्छे से फॉरवर्ड बना के देंगे, उनका मैं नाम लिया करूंगा कि हाँ, इन बच्चों ने क्या करा, कमेंट में जवाब दिया है। ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है। मैंने एक चीज और बताया था, एक तो होता है अर्थ शास्त्र, एक होता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था व्यवस्था हम ये नहीं पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे ना। अर्थव्यवस्था जो होती है, अर्थव्यवस्था होती है, क्या होती है अर्थव्यवस्था? ये होती है जो पैसा है, पैसे की व्यवस्था कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है ना, मनी। और ये मैंने आपको जब सिलेबस बता रहा था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि ये क्या होता है, मैनेजमेंट करना। मैनेजमेंट, व्यवस्था का मतलब होता है मैनेजमेंट। ये होता है मनी, मनी का मैनेजमेंट करना, उसको कहते हैं अर्थव्यवस्था। ये होता है शास्त्र, शास्त्र में जिसमें रूल दिए हुए हों, नियम दिए हुए हों, बहुत सारे नियम होते हैं, उन नियमों को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके पेपर में वो नहीं पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज इकोनॉमिक्स का तीसरा लेक्चर। और इसके बाद, इस तीसरे लेक्चर के बाद मैं आपको क्या कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, इसके 50 क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन की सीरीज में पहले आरती मैम ने क्या कराया था, आपको सिलेबस कराया था। जो मैम पढ़ाएंगे उसका सिलेबस बहुत अच्छे से कराया था उन्होंने। वो कराएंगी उत्तराखंड के हिस्ट्री और उत्तराखंड की ज्योग्राफी और उत्तराखंड की कुछ पॉलिटी का जो पोर्शन रहेगा वो मैं और आरती मैम मिलकर करा देंगे उसको, है ना। उसके बाद आरती मैम क्या करा रही है, आपको जब सिलेबस डिस्कस करा के पूरा अच्छे समझाने के बाद, उसके बाद वो करा रही है उसके क्वेश्चन। ठीक है। तो 2 पार्ट में उनके क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन, पहले 25 और बाद में 25।
उसके बाद पिंकी मैम आपको पढ़ाएंगी जिला सीरीज। जिला सीरीज बहुत अच्छे से पढ़ाएंगी, वो पहले भी पढ़ा चुकी हैं, लेकिन इस बार जो पढ़ाएंगी वो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगी, आपको बहुत डीप में जाकर पढ़ाएंगी, है ना। उन्होंने पहले सिलेबस डिस्कस किया था अपने जिले का और कल्चर का। सिलेबस डिस्कस करने के बाद उसके ही अकॉर्डिंग जिले और कल्चर के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन बना रही हैं, और क्वेश्चन में उनकी पहली वीडियो जो है आ गई है। पहली वीडियो में वो जो कराएंगी 25 क्वेश्चन, फिर दूसरी वीडियो में 25 क्वेश्चन। तो इस तरह से वीडियो क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए वो थोड़े थोड़े क्वेश्चन दो पार्ट में उसको कराने के बाद फिर उसके बाद उनकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, और क्लासेस बहुत अच्छे से डीप में कराने वाली है वो। मेरे द्वारा तो पता ही है, मैं पूरा जीएस कराऊंगा, और हिंदी शायद मैं या आरती मैम कराएंगे, देखते हैं हिंदी कैसे चलेगी, लेकिन हिंदी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कराएंगे, पहले सिलेबस समझाएंगे उसके बाद हिंदी पढ़ाई जाएगी। उसके बाद रीजनिंग के आपके डाउट आएंगे कि रीजनिंग करा दो, तो रीजनिंग की क्लासेस भी बहुत जल्दी मेरे द्वारा कराई जाएंगी। तो हम देखते हैं, हम तीनों कराएंगे, थोड़ा थोड़ा वर्बल और नॉन वर्बल, या तो वर्बल और नॉन वर्बल, या तो हम तीनों कराएंगे उसको टॉपिक वाइज बांट के, या फिर मेरे द्वारा अकेले कराई जाएगी। वो देखते हैं, हम आपको आगामी जो दिवस आएंगे उसमें हम आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। अभी लेक्चर बहुत ज्यादा बात हुई, क्योंकि देखो ये भी चीजें बताएंगे तभी आपको पता चलेगा ना हमारे चैनल पे क्या क्या चल रहा है और क्या कर रहे हैं हम। आपको क्या करना है, आपको हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, पूरे उत्तराखंड में, आपको कम से कम उत्तराखंड में तो आप सबके पास हमारी वीडियो पहुंचा सकते हो। लाइक कमेंट करके बताना है, और हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करना है, ठीक है। आपके सपोर्ट से ही हम बहुत अच्छी अच्छी क्लासे लेके आने वाले हैं। तो मैंने लास्ट में जो पढ़ा रहे थे, हम पहले टॉपिक डाल देता हूँ क्या पढ़ा रहे हैं। भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था की अर्थव्यवस्था की विशेषता विशेषता नहीं विशेषताएं पढ़ रहे हैं। पांचवा टॉपिक है, देखो असंगठित, मैंने कल डलवाया होगा, असंगठित क्षेत्र की अधिकता। क्या डलवाया था, असंगठित असंगठित क्षेत्र की अधिकता। ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, असंगठित क्षेत्र की अधिकता। अब असंगठित क्षेत्र कैसे होते हैं, देखो असंगठित क्षेत्र जैसे मान लेते हैं एक ठेला है, किसी का ठेला, ठीक है। ठेले का ज्यादातर रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं, और इसमें सरकार का भी कोई सपोर्ट नहीं होता है। ये अलग बात है कि आपने ठेला लगाया और गवर्नमेंट से आपने कोई धनराशि मांगी, है ना। अपने जैसे कि बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, उस योजना के तहत आपका आपका ठेला लगा हुआ है, तब भी वो संगठित क्षेत्र में नहीं आएगा। ये क्या होता है, असंगठित क्षेत्र होता है। किसी ने ठेला लगाया, अब ठेला क्या होते हैं, जैसे कोई फल का ठेला लगा रहा है या फिर फास्ट फूड का ठेला लगा रहा है, तो ऐसे करके बहुत सारे ठेले देखते हैं हम। अच्छा, ठेले क्या होते हैं, कभी कभी ठेले कपड़ों के ठेले लग जाते हैं, है ना। कुछ होते हैं सस्ते कपड़े को ठेले पर रख लेते हैं, उनको उनकी सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, फल की सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, फास्ट फूड की सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही अनेकों अनेकों कार्य होते हैं जो ठेले पर होते हैं, ठीक है। तो ठेला क्या होता है, जो भी ठेले पे काम करता हुआ आपको व्यक्ति दिख जाए तो वो असंगठित क्षेत्र का है। कैसा क्षेत्र है उसका, असंगठित क्षेत्र है। अच्छा देखो, एक होता है जैसे कि कोई दिहाड़ी है, दिहाड़ी मजदूरी, ये भी कैसा क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र है। देखो ठेले वाले, अब इनकी क्या है अधिकता है, ठेले वाले हर गांव में एक आदत मिल जाएगा, गांव तो चलो मिल जाएगा, कम ही मिलते हैं लेकिन गांव में मिल जाते हैं। लेकिन शहरों में जब जाओगे तो शहरों में जब रोड देखते हो तो रोड के किनारे बहुत सारे आपको ठेले मिल जाते हैं। तो जितनी भी आपको ठेले दिखाई दे उनको परेशान ना करें, पहली बात तो उनको परेशान ना करें। उनसे अगर वो फल बेच रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, या कोई भी फास्ट फूड बेच रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने घर की स्थिति को सुधारने के लिए कर रहे हैं, है ना। आपको लूट नहीं रहे हैं वो। थोड़ा सा अगर वो थोड़ा कमा लेते हैं तो शायद उनकी जीवनचर्या, उनका घर परिवार ठीक से चलता है ना। हम कभी मॉल में जाते हैं तो मॉल में फिक्स प्राइस लिखा होता है कि 100 रुपीज ओनली। 100 रुपीज में तो आप ये नहीं कहोगे कि 199 का दे दो, नहीं कहोगे, ठीक है। हाँ, अगर 199 लिख रहा है ना तो वो 200 रुपये आपसे काट लेगा, अरे सर 1 रुपया क्या लेके जाओगे, तो वो पूरे 200 ले लेगा। आप वहां पे कोई भी झिकझिकबाजी नहीं करोगे। ठेले पे अगर फल लेने जाओगे ना तुम ठेले वाले के पास, वो कहेगा कि 20 रुपए दर्जन हमारे केले हैं, तो उसमें सोचोगे 15 का दे दे वो, है ना। तो ये लोग असंगठित क्षेत्र है, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोत्साहित करना पड़ेगा। इनकी जीवनचर्या, इनकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको बढ़ाने के लिए हमें सहयोग देना पड़ेगा, उनकी स्थिति को समझना पड़ेगा, है ना। तो देखो अब दिहाड़ी मजदूरी क्या होता है, अब एक व्यक्ति है, आज उसका काम लग गया, अगले दिन वो काम देख रहा है, काम नहीं लगा। एक दिन का काम था, उसने काम करा और खत्म हो गया। कहीं कहीं उनको 2-2 दिन का काम मिल जाता है, 3 दिन का काम मिल जाता है। लेकिन जब हमारा मानसून आता है और मानसून में जब बरसात वाला सीजन आता है, उस सीजन में लगभग लगभग सारी दहाड़ी मजदूरी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है, बिल्कुल जीरो, ठीक है। जीरो या 1% रह जाती है ना। दिहाड़ी मजदूरी बिल्कुल खत्म हो जाती है, ना ही उनको खेतों में काम मिलता है, ना ही अगर वो जैसे लेबर मिस्त्री के साथ जा रहे हैं वहां का काम खत्म हो जाता है। तो इन चीजों को भी हमें देखना पड़ेगा कि ये क्षेत्र कैसे हैं, असंगठित क्षेत्र है।
अब एक असंगठित क्षेत्र में हम वो लिख लेंगे जैसे होते हैं छोटे व्यापारी, ये लिखते जाओगे और समझा मैं रहा हूं, छोटे छोटे व्यापारी, व्यापारी। देखो छोटे व्यापारी क्या होते हैं, अब जैसे गांव में ज्यादातर जो छोटे व्यापारी मिलेंगे गांव में, जैसे छोटी दुकानें हो गई या फिर तिजारत करने वाले हो गए, तिजारी लोग हो गए, तो ये तिजारत करते हैं या फिर जो छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, तो वो क्या होते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं, ये भी असंगठित क्षेत्र में आते हैं, इनका कोई संगठन नहीं होता है, ठीक है, इनका कोई संगठन। देखो असंगठित क्षेत्र में हम ये भी देख सकते हैं जहां पर एक से लेके दो से तीन लोग तक काम करते हैं, वो असंगठित क्षेत्र आता है। इसके बाद जो बड़े बड़े हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, कैसे क्षेत्र हो जाते हैं, वो संगठित क्षेत्र हो जाते हैं, जिसमें सरकार भी सपोर्ट करती है उन लोगों का, है ना। अच्छा तिजारत, आपको नया शब्द लगा होगा, एक गाना भी सुना होगा, मेरी आवाज तो खराब है लेकिन थोड़ा सा मैं गुनगुनाता हूँ कि मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, आपने सुना होगा ये गाना। देखो गाना तो मैं नहीं गा रहा, मैं बता रहा हूँ, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है ना। देखा होगा जब हम मोहब्बत करते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें इधर वाला उधर वाला दोनों कहीं ना कहीं फायदा देखते हैं, है ना। तो तिजारत हो रही होती है, तिजारत मतलब व्यापार हो रहा है, तो मोहब्बत का क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है ना। तो ये बस ऐसी आगे एक सब पांचवा क्षेत्र देखेंगे, ठीक है, पांच हो गए छह। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, और ये मैं बिल्कुल जो आपकी लेमन लैंग्वेज होती है ना, मतलब साधारण लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक है क्षेत्रीय असमानता, क्या होता है, क्षेत्रीय असमानता, क्षेत्रीय असमानता, ठीक है, क्षेत्रीय असमानता। मैं आपको समझा रहा हूँ इकोनॉमिक्स, ठीक है, पढ़ाना तो ठीक है, पढ़ तो रहे हो आप, लेकिन मैं आपको इकोनॉमिक्स समझा रहा हूँ। कभी तुम आप बैठोगे ना पढ़ने के लिए, तो आपको ये डाउट नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन भी बन जाते हैं ना कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या क्या है, तो इतने सारे टॉपिक लिखा दिए और इतना अच्छा समझा दिया मैंने ना, तुम्हें कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा अगर अच्छे से क्लास देखोगे, और पहले दिन से क्लास देखोगे, और हो सकता है सिलेबस से क्लास देखोगे, तो आपको इतनी अच्छे से रट जाएगी इकोनॉमी की, किसी ने अभी तक तुम्हें ऐसे नहीं पढ़ाई होगी इतनी, ठीक है। वो क्या करते हैं, आगे डाटा लिखाएंगे और खत्म, समझाने को कोई फोकस नहीं करता है। तो क्षेत्रीय असमानता, अब देखो क्षेत्रीय असमानता क्या होती है, पहले मैं थोड़ा सा एक खाका तैयार करता हूँ। आप लगाओ महाराष्ट्र, आप लगाओ यूपी, और आप एक एक एग्जांपल ले लो बिहार का, है ना, ये लिख देता हूँ बिहार का, एक लिख देते हैं जम्मू कश्मीर का, एक लिख देते हैं मणिपुर का, मणिपुर, मणिपुर। अब ये एग्जांपल लिख लिए, क्या इन सारे के सारे क्षेत्रों की जो समानता है वो एक जैसी ही या अलग अलग है। आप जाओगे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था आपको क्या लिखेगी, बिल्कुल अलग लिखेगी। अच्छा हाँ, हमारे उत्तराखंड का नाम डाल देते हैं, हम अब यहाँ देते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और मणिपुर। मणिपुर को आप ज्यादातर देखोगे ट्राइबल्स एरिया है, तो वहां की अर्थव्यवस्था ज्यादातर किस पर रिलेट करेगी, वहां के जल जंगल और जमीन पर। जल जंगल जमीन की अर्थव्यवस्था कहाँ मिलेगी आपको, मणिपुर में, है ना। अब हम आएंगे उत्तराखंड में, उत्तराखंड में आपको ज्यादातर क्या दिखाई देगा, पहाड़ दिखाई देंगे, ज्यादातर ऊंचे ऊंचे क्षेत्र दिखाई देंगे, मैदानी क्षेत्र बहुत कम दिखाई देगा। मैदानी क्षेत्र में जब आते हैं तो आपको उधम सिंह नगर और थोड़ा नैनीताल, ठीक है, उधम सिंह नगर और नैनीताल और थोड़ा हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार, ये आपको क्षेत्र दिखाई देंगे जो थोड़े से प्लेन में आ जाते हैं। नैनीताल भी पूरा नहीं आता, लेकिन लगभग लगभग नैनीताल के पास जो लगा हुआ उधम सिंह नगर, ये 90% आपको प्लेन मिल जाएगा, लेकिन नैनीताल का जो क्षेत्र मिलेगा आपको 20 से 30% तक आपको क्या मिलेगा, प्लेन मिलेगा, है ना। अब ये डाटा मैं ये नहीं बता रहा, मैं उत्तराखंड नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि क्षेत्रीय असमानता कैसे होती है, ठीक है। अब हरिद्वार भी आपको पता ही है, गंगा नदी क्या होता है, हरिद्वार में आके क्या प्लेन में आ जाती है। अगर पूछता है कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी को पहले क्या बोलते हैं, भागीरथी बोलते हैं, हरिद्वार में आने के बाद उसको प्लेन में वो प्रवेश कर जाती है, प्लेन में कहां से प्रवेश करती है, वो हरिद्वार से, ठीक है, मैदान में प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ की क्षेत्र की विषमता देखो, यहाँ पर पहाड़ है, तो यहाँ पर आपको एक चीज मिल जाएगी, आपको मंदिर, मंदिर ज्यादातर आपको पहाड़ पे मिलेंगे। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या चलती है, टूरिस्ट वाली, टूरिस्ट वाली, और वो भी धार्मिक, आपको यहाँ पे मिलेगा ज्यादातर धार्मिक क्षेत्र कहाँ मिलेगा, उत्तराखंड मिल जाएगा। इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि, देवों की भूमि ऐसा बोला जाता है उत्तराखंड, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तुंगनाथ, ऐसे करके बहुत सारे, जागेश्वर, ऐसे बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। जब ये पढ़ाएंगे आरती मैम और पिंकी मैम आपको पढ़ाएंगे, तो आपको इतिहास से लेकर उसकी कल्चर से लेकर हर चीज बताएंगे बहुत डीप में, ठीक है, मैं उसमें नहीं जा रहा। क्षेत्रीय विषमता, अब जम्मू कश्मीर में देखो, जम्मू कश्मीर में अलगाव हुआ दिखाई देगा थोड़ा सा, और जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं टूरिस्ट पे है, टूरिस्ट पे रिलाय करती है। टूरिस्ट, अगर टूरिस्ट नहीं जाएंगे तो वहां की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। इस टूरिस्ट को रोकने के लिए आपको पाकिस्तान का हमेशा षड्यंत्र दिखाई देता रहता होगा, तो लोग ज्यादातर जम्मू कश्मीर जाने से क्या करते हैं, घबराते हैं कि हम जम्मू कश्मीर जाएंगे तो आतंकवाद का शिकार न हो जाए, ठीक। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था भी क्षमता है। महाराष्ट्र देखो, महाराष्ट्र में अगर फिल्म बनना बंद हो जाए, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी।
क्योंकि यहाँ पर जो ज्यादातर अर्थव्यवस्था का जो है वो क्या है, फिल्म फिल्म इंडस्ट्री। एक एक हजार करोड़, दो दो हजार करोड़, एक एक हजार करोड़, 500 करोड़, 300 करोड़ ऐसे मूवियां कमा रही हैं। तो इसको हम अर्थव्यवस्था के तौर पे हम देखते हैं। महाराष्ट्र को हम क्या देखते हैं, महाराष्ट्र को हम देखते हैं आर्थिक राजधानी। क्या कहते हैं, आर्थिक राजधानी। और हमारे देश की आर्थिक राजधानी क्या है, महाराष्ट्र, मुंबई। और हमारे देश की राजनीतिक राजधानी क्या है, दिल्ली। ठीक है, चलो अब उत्तर प्रदेश देखते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की कैसी अर्थव्यवस्था है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है, कृषि। यहाँ पर कृषक लोग ज्यादा मिलेंगे। जैसे पंजाब में चले जाओगे तो वहां पे भी कृषक मिलेंगे। लेकिन पंजाब में एक चीज बड़ी फेमस हो जाती है, वहां के सॉन्ग। अब हरियाणा भी जो है ना, हरियाणा यहाँ पे लिख देते हैं, पंजाब के पास ही हरियाणा पड़ता है। हरियाणा में भी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूम कर रही है। कौन सी, सिंगिंग इंडस्ट्री वहां पे भी बूम कर रही है, बहुत सारे सिंगर आ गए हैं। तो पंजाब में क्या है, एक तो कृषि है, कृषक लोग हैं, दूध दही बढ़िया मिलता है। महाराष्ट्र, सॉरी, हरियाणा और पंजाब में तो वहां की अर्थव्यवस्था अलग दिखेगी। बिहार देखो, बिहार में आपको देखो, यूपी और बिहार की अर्थव्यवस्था तुम्हें सेम दिखाई देगी। यहाँ पे ज्यादातर बेरोजगारी दिखाई देगी। तो बेरोजगारी दिखाई देगी तो ये लड़के, यहाँ के लड़के लड़कियां कॉम्पिटिशन में ज्यादा आ जाते हैं। और यहाँ पर आपको पॉलिटिक्स ज्यादा दिखाई देगी, है ना, पॉलिटिक्स। ठीक है, तो यूपी के लड़के क्या बोलते हैं, यूपी के लड़के डेट पे नहीं तारीख पर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे घरों में क्या मिलेंगे आपको, क्या मिलेंगे, बहुत सारे नेता लोग मिलेंगे। ठीक है, तो देखो अभी इसमें से मैंने जो आपको ये सारे राज्य बताए, अब इन राज्यों में कुछ क्या होते हैं, राज्य विकसित होते हैं, बहुत विकसित हो जाते हैं। और कुछ राज्य कभी कभी क्या हो जाते हैं, अभी भी पिछड़े हुए होते हैं, है ना, कुछ राज्य अभी भी पिछड़े हुए हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलो रुको एक मिनट, है ना। तो ये देखो, कुछ राज्य क्या है, अभी भी क्या है, विकसित है। कुछ राज्य, इसमें लिखो, कुछ राज्य विकसित है, विकसित है। और कुछ अभी भी, अभी भी पिछड़े हैं, पिछड़े हैं। एक बीमारू राज्य सुना होगा, बीमारू, है ना, बीमारू। अब मुझे एक क्वेश्चन आपका यही मिल गया, बीमारू जो है ना, बीमारू, बीमारू की फुल फॉर्म बतानी है क्या है। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में से आप बताओगे मुझे, आर आर क्वेश्चन मार्क, ट्रिपल आर। एक क्वेश्चन बताओगे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंक, राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण। पहला 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 बैंक का, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। ठीक है, उस टाइम पर पीएम कौन थे। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो ये वाले, आर आर की फुल फॉर्म, ट्रिपल आर की फुल फॉर्म बतानी है। और पहला बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था ये बताना है। सही है, ये चीजें बतानी है। एक क्वेश्चन और लिख लेंगे हम, आईएमएफ, आईएमएफ की फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है, एक बताना है आपको आईएमएफ के बाद बताना है डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म बतानी है, और डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म बतानी है। ये आपको क्या बताना है, इन सब की फुल फॉर्म बतानी है कि क्या होगा। और फुल फॉर्म के साथ में स्थापना बतानी है, स्थापना। और अच्छे से बताओगे, और जो अच्छे से बताएगा इन एक दो तीन चार पांच छह क्वेश्चन के जो आंसर अच्छे से बताएगा, उसका मैं पिन करूंगा वहां पर कमेंट बॉक्स में। पिन करने के बाद उसमें मैं उनका वीडियो में नाम भी लूंगा। ठीक है, वीडियो में नाम लूंगा कि इन्होंने ये बहुत अच्छे क्वेश्चन करके बताए हैं, इन्होंने सबके आंसर दिए और बहुत बढ़िया करके दिया है। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम इसको रहने देता हूँ, अब उतारो इसको, मैं हटा देता हूँ। उसके बाद हम पढ़ेंगे, देखो अभी हमने देखा अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या क्या है, विशेषता देख ली। अब हम देखेंगे इनकी समस्या क्या क्या है, अर्थव्यवस्था की हमारी प्रमुख समस्याएं। ठीक, प्रमुख समस्याएं ये आप उतार लो सही से, अच्छे से उतारने के बाद इसको एक नोट्स बनाओ और कल को आप इसका जवाब दोगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अभी हम देखेंगे अर्थव्यवस्था की समस्या। आपके जो यूकेएसएससी का सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू यूकेएसएससी सिलेबस पढ़ा रहा हूं मैं, है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे सिलेबस बता रहा हूं वैसे ही आपको उतारना है, वैसे हम पढ़ रहे हैं, उतार लो। ठीक है, चलो अब पढ़ेंगे हम अर्थव्यवस्था की समस्या। अर्थव्यवस्था की समस्या, समस्या देखो, अर्थव्यवस्था की जो सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है, बेरोजगारी।
कौन सी? बेरोजगारी। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और है जो मैंने पढ़ा दिया है कि अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान, कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? योगदान, ठीक है, अर्थव्यवस्था में कितना है ना? ये मैंने आपको बता दिया है, आप पिछली क्लास देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और ठीक है, हाँ, यही बताना है कि कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है अर्थव्यवस्था में। चलो, ये क्वेश्चन आपको बताना है। अब मैं क्या करूंगा, इसको हटा देता हूं या अभी रुक जाओ। अभी हम देखते हैं अर्थव्यवस्था की समस्याएं। सबसे पहली है बेरोजगारी। बेरोजगारी बेरोजगारी सबसे बड़ी जो समस्या है वो है बेरोजगारी की। अब बेरोजगारी कई प्रकार की होती है, जैसे आप एक तरफ लिखोगे, पहले लिखोगे शिक्षित, है ना? शिक्षित, शिक्षित बेरोजगारी, बेरोजगारी, ये समस्या पढ़ रहे हैं। जब हम बेरोजगारी पढ़ेंगे स्पेशली टॉपिक, तो उसमें बताऊंगा प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है, मानसूनी बेरोजगारी क्या होती है, मौसमी बेरोजगारी क्या होती है ना? और छुपी हुई बेरोजगारी क्या होती है, ये सारी, और घोषणात्मक बेरोजगारी क्या होती है, ये सारी टॉपिक मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम देखते हैं शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित, मुझे पता है गलत लिखा हुआ है, इसको ऐसा मत ना, आगे से छोटी मात्रा। शिक्षित बेरोजगारी, देखो, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो ना, आप पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे होने के बावजूद आपने बीए कर रखा होगा, बीए, बीएससी कर रखा होगा, है ना? ग्रेजुएशन कर रखा होगा, इंटर, हाई स्कूल, ऐसा आपने शिक्षा प्राप्त कर रखी है, लेकिन आपको शिक्षा के अकॉर्डिंग आपको रोजगार नहीं मिलता है, तो ये क्या हो गया? शिक्षित बेरोजगारी। आप पढ़े लिखे होकर भी, शिक्षित होकर भी आप क्या है? बेरोजगार है। एक होती है मौसमी बेरोजगारी, हम सिंपल देख लेते हैं। एक होती है मौसमी बेरोजगारी। कैसी बेरोजगारी? मौसमी, मौसमी बेरोजगारी, एक होती है मौसमी बेरोजगारी। अब मौसमी बेरोजगारी कैसे समझोगे? जैसे कि साल होते हैं, साल के हम क्वार्टर देखते हैं। क्वार्टर क्या होते हैं? अ, हम तीन तीन का बना देते, तीन तीन तीन, ये चार क्वार्टर होते हैं, तीन 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 तीन। अब चारों के चारों क्वार्टर में क्या आपको, क्वार्टर का मतलब वो मत समझ लेना, ठीक है? क्वार्टर अलग है, ठीक है? क्वार्टर एक होता है हेड क्वार्टर, एक होता है क्वार्टर, एक होता है क्वार्टर। अब तीनों अलग अलग होते हैं, अंग्रेजी पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो क्वार्टर क्वार्टर क्वार्टर, तीन क्वार्टर होते हैं। तीन क्वार्टर का मतलब तीन चौक 12, हमारे 12 महीने हो गए, तो तीन तीन महीनों को हम तोड़ लेते हैं। तो इन तोड़े महीनों में क्या आपको इन तीनों के तीनों क्वार्टर में आपको रोजगार मिल, चारों के चारों क्वार्टर में आपको रोजगार मिलता है? नहीं मिलता है। देखिए, कुछ क्वार्टर ऐसे होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है। सर्दियों में आपको लगेगा कि कुछ लोग, कुछ इंडस्ट्री बंद हो जाती है कि बहुत सर्दी हो रही है, तो इस जगह को बंद कर देते हैं। कभी कभी हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, उस टेम्परेचर में कुछ हमारे उद्योग नहीं चल पाते हैं, तो वहां पर बेरोजगारी हो जाती है, उन लोगों को निकाल दिया जाता है। जब हम बेरोजगारी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से बताऊंगा क्या होता है। अभी हम समस्या देख रहे हैं, तो बेरोजगारी एक समस्या है। उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा हमारे यहाँ एक बोलते हैं चमासा, ठीक है? चमासा, चमासा एक शब्द होता है जिसमें बरसात ज्यादा होती है। तो बरसात ज्यादा होती है, तो उस बरसात के मौसम में भी क्या होता है ना, रोजगार नहीं मिल पाता है, तो उसको कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, जो मौसम के अनुसार बेरोजगार हो जाए, ठीक है? तो आप बता रहा हूँ कि एक सबसे बड़ी समस्या होती है हमारी बेरोजगारी की। एक समस्या होती है गरीबी। क्या होती है? गरीबी। सारी दूसरी समस्या हमारा गरीबी। आपने ये सब उतार लिया होगा ना, इसको हटा देता हूँ मैं। आपको डेली 3-4 क्वेश्चन डेली मिलेंगे अर्थव्यवस्था से, सिर्फ अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन ही बताऊंगा जो आपको डेली बताने पड़ेंगे, डेली ही डेली बताने पड़ेंगे। और मैं इसके बाद जो आपका ये तीसरा लेक्चर है इकोनॉमिक्स का, इसके बाद मैं भी क्वेश्चन बताऊंगा आपको, क्वेश्चन ही कराऊंगा, है ना? 50 क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा। कराने के बाद आप देखते हैं, उसके ऑप्शन नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन उसका आंसर, क्वेश्चन आंसर, ऐसा हम समझेंगे। एक बार पूरा खाका तैयार कर लेंगे अर्थव्यवस्था से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। 50 क्वेश्चन काफी है समझने के लिए, ठीक? दूसरी समस्या गरीबी, दूसरी समस्या हमारी गरीबी। अब देखो, गरीबी दो जगह होती है, या तो गांव में मिलेगी या फिर शहर में मिलेगी, है ना? गांव की गरीबी अलग तरीके की होती है और शहर की गरीबी अलग होती है। देखो, अगर ना, जैसे मैं लिखता हूँ गांव, एक मैं लिखता हूँ शहर। शहर में कोई व्यक्ति रोज का 1000 रुपए कमा रहा है, और गांव में वो व्यक्ति कितने कमा रहा है? 1000। ये दोनों, अब ये बताओ गरीब कौन है? इन दोनों में गरीब जो है, गरीब ये है। क्योंकि देखो, गांव की अर्थव्यवस्था किसानी से जुड़ी होती है, तो वहां पर क्या होता है ना, गांव में आपको दाल, चावल, गेहूं, गेहूं गेहूं का बनता है आटा, आटा, ये चीजें थोड़ी सस्ती मिल जाती है। तेल सस्ता मिल जाएगा, बिल्कुल मिलता है, ठीक है? गांव में ये चीजें सस्ती मिल जाती है, इजिली अवेलेबल हो जाती हैं। वहीं गांव में देखो, शहर में देखोगे तो ये चीजों के रेट बढ़ जाते हैं।
जब इन चीजों का रेट बढ़ेंगे, जो हमारी डेली उपभोग की चीजें होती हैं उन चीज के रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि गाँव से आप किसानी करते हैं, किसानी करके यहाँ लेके जाते हैं तो महंगा हो जाता है। अब एक चीज और देखो, जब आप शहर में रहोगे, शहर में आपको रूम मिलेगा मिलेगा 5,000 का, ठीक है, 5K का। वही रूम अगर गांव में लोगे तो आपको 1,000 रुपए का रूम मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन सुविधाएं हैं, सुविधाएं के अनुसार हमें क्या होता है, कुछ फर्क पड़ जाता है। शहर की सुविधा अलग होती है, गांव की सुविधा अलग होती है। तो इसके अनुसार हम देखते हैं दो प्रकार की गरीबी आपको दिखेगी, गांव की गरीबी और शहर की गरीबी। हम एक चीज और देखते हैं, आप कैलोरी 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 गांव के लिए ज्यादा है और शहर के लिए कम कैलोरी की जरूरत होती है, क्योंकि गांव के लोग क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। सुबह अपने कंधे पर रखेंगे फावड़ा कुदाल रखेंगे और निकल जाएंगे खेत पे, अपने पूरे दिन फावड़ा चलाएंगे। जब वो खाना खाने के लिए बैठते हैं तो 5-6 रोटी खा जाते हैं, 5 से 6 रोटी खा जाते हैं। लेकिन गांव के शहर के लोग 2 से 3 रोटी खाते हैं, तो इनकी खुराक भी डबल हो जाती है। गांव की खुराक डबल है, इनको कैलोरी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये हार्ड वर्क ज्यादा करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये सर्विस सेक्टर वाले होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये तो सर्विस सेक्टर वाले होते हैं, और ये भी सर्विस सेक्टर और गुड सेक्टर दोनों में जुड़े होते हैं, दोनों से जुड़े होते हैं ना। ये लोग व्हाइट कॉलर वाले होते हैं, ये लोग अलग कॉलर वाले होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं गांव की गरीबी होती है और शहर की गरीबी भी होती है। अभी बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि सिलेबस से इतर ना जाए। तो गरीबी लिखोगे, आपको लिखोगे ग्रामीण गरीबी और शहरी झुग्गी वाली गरीबी, ठीक है, शहरी झुग्गी वाली गरीबी, ठीक है, ठीक है। एक होता है ग्रामीण गरीबी, ग्रामीण गरीबी, एक होती है शहर में शहरी झुग्गी वाली गरीबी, ठीक है। अब गांव की गरीबी देखोगे और झुग्गी वाली गरीबी देखोगे, है ना। अच्छा, हमारे देश का एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर नहीं दे दूंगा अभी। हमारे देश का सबसे बड़ा स्लम एरिया कौन सा है? स्लम स्लम का मतलब झुग्गी वाला एरिया। हमारे यहाँ पर झुग्गी वाला एरिया सबसे बड़ा कहाँ पर मिलता है? कहाँ मिलता है? मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक है। आप ये आंसर इसका क्वेश्चन का इसको गूगल करना कि झुग्गी कहाँ पर मिलती है, हमारी सबसे बड़ा स्लम एरिया कहाँ पर मिलता है ना, वो कहाँ पर है, कैसा है, उसको देखना। यूट्यूब पे अगर मिल जाए आपको तो वो भी देख लेना, ठीक है। एक होती है हमारी समस्या, सबसे बड़ी समस्या होती है महंगाई, महंगाई, ठीक है। महंगाई सबसे बड़ी समस्या है, सही है। इस देश में ये सारी की सारी समस्याओं पर सरकार कभी बात नहीं करती, कभी बात करती हुई नहीं दिखेगी। ये हमेशा क्या करेंगे, इन चीजों को वो कभी बात नहीं करेगी। अगर इन चीजों पर सरकार बात करने लगे तो दूसरे दिन सरकार गिर जाएगी। जिस दिन सरकार ने सही आंकड़ा दे दिया कि हमारे यहाँ पर इतनी बेरोजगारी है और इतनी गरीबी है और इतनी महंगाई है। एक चीज होता है व्यापार घाटा, वो आगे बताऊंगा। तो महंगाई देखो, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा महंगाई होती जा रही है। आप 2014 से पहले देखो, कुछ लोगों को ना 2014 में आजादी मिली है ना, जिसमें हमारी एक क्या कहते हैं सांसद भी हैं। सांसद वो कहाँ से हैं? हिमाचल प्रदेश के मंडी से एक सांसद हैं। अब सांसद का नाम पता ही होगा आपको, ठीक है, नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है, मैंने पूरा बता दिया लेकिन नाम नहीं लूंगा। तो वो जो सांसद साहब हैं वो कह रहे हैं कि 2014 के बाद हमें आजादी मिली है, सही है। अब इन 14 को तुम बांट के देखोगे ना, एक चीज सबसे सिंपल टॉपिक में बताऊंगा। देखो, हमें 2014 के बाद आजादी मिली और हम बहुत ज्यादा क्या हो गए, डेवलप हो गए, विश्व गुरु बन गए 2014 के बाद। वही डेवलप होने का ये रीजन है कि 1 रुपए में, ये इधर भी 1 रुपया लिखा है मैंने और इधर भी 1 रुपया मिला है। इधर 1 रुपए में 4 टॉफी मिलती थी, इधर 1 रुपए में 1 टॉफी मिलती है। अब सोचो हम कितने बड़े हम अमीर हो गए हैं, इतनी औकात हो गई है हमारी, इतनी हम पावरफुल हो गए हैं कि आज हम 1 रुपए की टॉफी 1 रुपए में खरीदने के लिए तैयार है। और पहले हम लेते थे 4 टॉफियां, तो कितने हम पता नहीं क्या थे, हम कुछ थे ही नहीं, है ना। तो हमारे रुपए की वैल्यू तो कुछ थी नहीं, कुछ भी नहीं थी। आज देखो 1 रुपए में 1 टॉफी मिलती, कितनी बड़ी वैल्यू हो गई 1 रुपए की, है ना। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमें जो है आजादी 2014 में मिली है। ओके, चीनी का रेट 2014 से पहले कितना होता था? 10 रुपए, 20 रुपए। आज चीनी का रेट 50 रुपए को छू रहा है, 60 रुपए को शायद हो गया, है ना। दाल का रेट आपने देखा होगा कि 20 रुपए की दाल मिल जाती थी, आज 100 रुपए से नीचे कोई दाल नहीं है, इससे भी ज्यादा हो सकती है कि नहीं। तेल हमारा क्या चलता था? 20 रुपए 50 रुपए तेल मिल जाता था, आज आज 200 रुपए का तेल मिलता है। तो ये इस चीज पर सरकारें कभी बात नहीं करेंगी। रोजगार जहां बहुत ज्यादा, हमें कृषि क्षेत्र में भी रोजगार बहुत अच्छा खासा मिल जाता था, है ना, वही सर्विस सेक्टर में भी रोजगार मिल जाता था। हर एक क्षेत्र में अच्छे अच्छे रोजगार चल रहे थे, ठीक सा रोजगार मिल जाता था। मनरेगा व्यवस्था बहुत अच्छी चलती थी। आज मनरेगा को खत्म करने के लिए एक बिल लाया गया है, वो मैं बताऊंगा आगे कौन सा बिल है, क्या है। और सरकार कहीं ना कहीं मनरेगा को खत्म करने की चाल चल रही है। तो ये भी चीज आप देखेंगे तो बेरोजगारी बेरोजगारी आप अपने चरम सीमा पर है, लेकिन सरकार बात नहीं करती। गरीबी अपनी चरम सीमा पर है, सरकार बात नहीं करती।
महंगाई मैंने बता दिया आपको, 1 रुपए की 4 टॉफी जहाँ मिलती थी वहाँ 1 रुपए की 1 टॉफी मिलती है। तो महंगाई आप देख सकते हो किस दौर में हम जा रहे हैं। चलो ये बात भी ठीक थी कि 1 रुपए में 2 तो मिलती कम से कम, चलो 4 नहीं तो 2 तो मिलती, इतनी बेरोजगारी है ना। चलो बाकी हम महंगाई हो गया, तो महंगाई में हमें सबसे ज्यादा इसमें होता है खाद्य महंगाई। हम क्या पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा जो होती है हमारी खाद्य महंगाई। महंगाई खाद्य महंगाई जो खाने की चीजें, मैंने बताया ना 1 रुपए की टॉफी मिलती थी 1 रुपए की 4, आज 1 रुपए की 1 मिलती है। कोई सी भी टॉफी ले लो 1 रुपए में 1 नहीं मिलेगी, उससे महंगी मिल सकती है, 5 रुपए की 1 भी मिल सकती है आपको, लेकिन 1 रुपए की 4 कोई सी नहीं मिलेगी। जो संतरे वाली टॉफी आती थी ना, संतरे वाली आपने देखी, छोटी छोटी रेड कलर की होती थी है ना, उसको खाते थे, वो 1 रुपए में 4 8 मिल जाती थी, आज वो भी 1 रुपए की 1 मिलती है। तो हमारा बचपन बड़ा अच्छा गुजरा है ना। हम टॉफी लेने जाते थे 2 रुपए में, बढ़िया एकदम बहुत सारी टॉफी मिल गई, खुश हो गए। आज 1 रुपया कोई दे दे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हम अपने बच्चों को, अपने छोटे भैया भतीजों को, सॉरी भतीजों को, या फिर अपने भाई को, छोटे भाई को, छोटी भतीजे भैया, ये गांव के जो बच्चे होते हैं ना, कि 1 रुपया दे दे तो 1 रुपया मुंह पे मार के भाग जाएंगे वो, है ना, और गाली रख देंगे वो अच्छी वाली, तो ये है, फिर बेइज्जती कर देंगे वो खूब व्यापार। अब देखो व्यापार घटा, क्या पढ़ेंगे हम, चौथा टॉपिक व्यापार घटा। व्यापार घाटा, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी इकोनॉमिक्स, इतनी इजी में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, कि आपको इकोनॉमिक्स ऐसा ना लगे कि यार क्या है ये, वो इकोनॉमी पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन नहीं बनते। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, कैसी भी परिभाषा पूछ ले। तो ये होता है जैसे देखो व्यापार घाटा में सबसे ज्यादा बड़ा व्यापार घाटा जो लगता है हमें, वो चाइना से लगता है। आजकल हमारे जो ट्रम्प चचा है, वो भी व्यापार घाटा अच्छे से देने के लिए तुले हुए हैं। हमसे कह रहे हैं कि आप रूस से तेल नहीं खरीदोगे, मालिक ने मान लिया, हमने मान लिया कि नहीं खरीदेंगे, मालिक ठीक है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि आपसे ईरान से भी नहीं खरीदोगे, है ना। अब वो ईरान पे अटैक कर दिया, और ईरान की तुम्हें पता है क्या बैंड बजी पड़ी है। अभी हमारे देश में एक खतरा बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा खतरा, पैनिक की स्थिति हुई हुई है। वो स्थिति ये है कि ईरान से इतने आक्रमण होने के बाद हमारे यहाँ पर ईरान से ऑयल नहीं आएगा, हमारा चाबहार बंदरगाह खत्म हो चुका है, वो भी नहीं मिलेगा उसमें। तो ईरान से तेल नहीं आएगा, रूस से हम तेल खरीद भी रहे हैं, अमेरिका अगर तेल देगा हमें तो वो देगा हाई प्राइस में। तो सोचो कि ये संकट अभी गांव तक के लोगों को ये संकट सता रहा है। वो क्या कर रहे हैं कि अपने घर में ऑयल रिजर्व करके रख रहे हैं, पेट्रोल डीजल ये सारी चीजें रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारा हम क्या कर लें, रिजर्व कर लें, और रिजर्व करके कुछ टाइम के लिए अपने पास रख लें। तो ये स्थिति भी बहुत ज्यादा हमारी क्या हो रही है, बहुत पैनिक स्थिति हुई हुई है। तो लोग, और हो सकता है कि आप भी अपने घर में थोड़ा बहुत पेट्रोल रख लो। सबसे पहली बात, आप, मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, है ना, मुझे ज्यादा नहीं नॉलेज है, लेकिन अपने घर में कम से कम 1 साल का अनाज, 1 साल का अनाज, और अपने घर में अगर आपके घर में जमीन है तो आप मिर्ची 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 जो है ना, घर में मिर्ची लगा लो, मिर्ची के पेड़ लगाओ अच्छे से, है ना, मिर्ची के। और दूसरा, आप जो है ना नमक, नमक होती है ना, नमक जो डेली वाली नमक होती थी पहले, उसके 1 2 कट्टे लाकर रख लो। मिर्ची, नमक और दाल, थोड़ी बहुत दाल रख लो, और चावल, गेहूं और चावल कम से कम 1 साल का अपने घर में बना के रख लो, ठीक है। 1 साल का मिनिमम, अगर बच गया तो अग काम आ जाएगा, खराब नहीं होगा वो। और कम से ऐसी जगह रखो इन चीजों को जहां पर पानी ना जा पाए। तो हो सकता है तो ये चीजें कर लो आप अपने घर में, अभी से ही कर लो। अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो सच में ये कर लो, कभी भी आपकी ये चीजें हैं खराब नहीं होंगी, आगे काम आ जाएंगी। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनी, भारत को कोई स्थिति में आया, आक्रमण हुआ, तो ये चीजें आपको बहुत काम देने वाली है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्यापार घाटा हमें कहां से लगता है, चीन से। चीन सबसे ज्यादा हमें व्यापार घाटा देता है, सबसे ज्यादा चीन से जो आयात करते हैं ना, चीन से आयात पर, चीन से आयात करने पर जो घाटा लगता है ना, अधिक घाटा होता है, आयात पर अधिक घाटा, पर अधिक घाटा। तो ये चीजें हमारी हो गई। एक होता है कृषि संकट, नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ेंगे पांचवा, नेक्स्ट पॉइंट पांचवा पढ़ेंगे, नेक्स्ट पांचवा कृषि संकट। क्या पढ़ेंगे, कृषि संकट। कृषि संकट, अब कृषि संकट में क्या है, सबसे पहले जो संकट होता है कृषि संकट पे, वो होता है कर्ज का। कर्ज, हर एक किसान के ऊपर कहीं ना कहीं कर्ज है, हर एक किसान कर्ज में डूबा हुआ है। तो कृषि संकट में हमारा आएगा, क्या आएगा, कृषि संकट में सबसे पहले कर्ज, हर किसान के पास कर्ज है। दूसरा हमारा क्या होगा, आत्महत्या, आत्महत्या, ठीक है। कृषि कृषि संकट, कृषि संकट में हमारा कर्ज आएगा, और कर्जे के साथ साथ किसानों की देखा हुआ, किसान बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। तो इस चीज पे आपको सबको पता है कि कितनी खतरनाक स्थिति है, इस पर मैं ज्यादा प्रकाश नहीं डालना चाहूंगा, है ना, नहीं। अब जितना मुझे पता है कि मैंने बता दिया आपको,
तो इतना मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो सरकारें योजना लेकर आती है, जो महत्वपूर्ण योजना होती है ना वो वाली सरकारी योजना। क्या पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट, सरकारी योजनाएं। क्या पढ़ेंगे, सरकारी योजनाएं। चलो नेक्स्ट देखते हैं ना। अब देखते हैं योजनाएं, सरकारी योजनाएं। सरकारी योजनाएं, इसको हटा देते हैं। समस्या, समस्या मैंने सबको बता दी, विशेषताएं बता दी अच्छे से, मैंने विशेषताएं सारी बताई। अब देखेंगे हम योजनाएं, सरकारी योजनाएं। सरकारी योजनाएं, सरकारी योजनाएं में सबसे पहले जो योजना आएगी हमारी वो आएगी मेक इन इंडिया। ठीक है, चलो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके लिए, इसको बहुत आराम से देखोगे और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करोगे। योजनाओं का टॉपिक नहीं मिल पाता क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ ना, आपको करंट भी पढ़ाता चल रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करंट भी देखते चलेंगे। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट योजना आएगी सबसे पहली, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया। अब मेक इन इंडिया के नाम पर हमने एक बनाया था गलगोटिया यूनिवर्सिटी में। अभी देखा होगा एक मुद्दा चला था अभी, जो हमने चाइना का जो रोबोट था, वो चाइना का रोबोट लेकर हमने गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एआई समिट में उसको सबमिट कर दिया। सबमिट करके बताया कि ये जो रोबोट रोबोट है वो हमारा है, डॉग था वो, है ना, उसको हमने खरीदा चाइना से और चाइना उसका फैक्ट चेक कर रहा है, ये तो हमारा भैया, क्या कर रहे हो। ठीक, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, सबसे पहले हम देखेंगे शुरुआत। ये योजनाएं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत 2014, क्या हुई 2014 में इसकी शुरुआत हुई। और इसका उद्देश्य क्या था हम तो समझेंगे ना। योजना ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, 2014 में। ठीक है, हमें 2014 के बाद आजादी मिली थी। जो लोग कहते हैं ना 2014 के बाद आजादी मिली, उनको सच में इस देश के, इसके देश का कानून ऐसा बनना चाहिए, उन लोगों को पकड़कर कानून, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनको अच्छे से सजा दे। ये अपमान कर रहे हैं हमारे शहीदों का, आर्य क्रांतिकारियों का अपमान है, ये साफ साफ अपमान है। चलो इस पे ज्यादा नहीं बोलेंगे। इसका उद्देश्य क्या था, भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका हब बनाना। क्या हम बन पाए, सफल हो पाई है, नहीं हो पाई। साफ बोल रहा हूँ कि मेक इन इंडिया हमारे देश में सफल नहीं हो पाई है। सफल के लिए सरकार की योजना जो थी, ये बहुत अच्छी योजना थी सच में। ये योजना इतनी अच्छी योजना थी, अगर सच में सफल हो जाती तो हमारे देश कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग का क्या बन जाता, बहुत बड़ा हब बन जाता। सरकार ने बहुत प्रयास किए इस योजना को सफल बनाने के लिए, लेकिन जो जो लेवल था ना, ग्राउंड लेवल पर लोगों ने बहुत ज्यादा धांधली स्टार्ट कर दी, बहुत ज्यादा धांधली स्टार्ट कर दी। कहीं कहीं फर्जी सेंटर खोल दिए गए, सेंटर एक्टिव नहीं है, उनको एक्टिव दिखाया गया, है ना। बहुत सारी चीजें हुई, ऐसे धांधली हुई, तो इस योजना को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया। ये योजना खत्म ही है। बहुत सारे लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा दिए उन्होंने, फर्जी सर्टिफिकेट दे दिए, वो लोग कुछ नहीं कर पाते। अगर ये योजना सच में ये जो योजना हमारे देश में सफल हो जाती तो मैन्युफैक्चरिंग का हब क्या बन जाता, भारत बन जाता। ठीक है, हम देखते हैं। तो मेक इन इंडिया शुरुआत हुई थी 2014 में। 2014 में उद्देश्य क्या था, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। उद्देश्य भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना। ठीक है, भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना। क्यों लाई गई थी ये, क्योंकि हमने ये लाए क्यों लाए, क्यों लाए क्यों लाए थे, हम चीन को टक्कर देने वाले थे। हम इतनी बुरी टक्कर दिए चीन को कि चीन आज अपने यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बाबा ला रहा है, जो बाबा भविष्यवाणी करके चीन को आगे तक की तकनीक बता देते हैं। और हमारे देश में देखो कितने बड़े बड़े रोबोट बन रहे हैं। हाँ, हम रोबोट पे कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना पैसा एक वो कर रहे हैं। लेकिन चाइना क्या कर रहा है, चाइना अपने बाबाओं को इकट्ठा कर रहा है, उनसे भी भविष्यवाणी करा रहा है, ज्योतिष शास्त्र करा रहा है उनसे, वो बता दे रहे हैं अगला 100 साल का होगा। तो चाइना इसलिए हमसे 50 साल 100 साल आगे है। सही है, ठीक। चलो, तो हम क्या कर रहे हैं, लाए क्यों लाए ये, चीन पर निर्भरता कम करने के लिए। हम क्या क्यों लाए थे, चीन पर चीन पर चीन पर इलेक्ट्रॉनिक 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 सामान की निर्भरता को
कम करने के लिए लाए थे। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सोशल मीडिया चलाते हो सबके सब? सोशल सोशल मीडिया आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, इंस्टाग्राम, इंस्टा बोलते हैं इसको। ठीक है। दूसरा सुना होगा टिकटॉक, टिकटॉक। एक सुना होगा एक्स, जो ट्विटर था। चौथा जिसमें हम वीडियो बना रहे हैं, वाईटी, यूट्यूब, यूट्यूब। अच्छा एक सुना होगा तुमने चैट जीपीटी, चैट जीपीटी। ठीक। एक सुना होगा डीप सीक, डीप सीक। ठीक है। एक सुना होगा जेमिनी, चैट जेमिनी। और ऐप कौन सा बताऊं मैं, चलो यही देख लेते हैं। इनमें बताओ कितने भारत के हैं, क्योंकि ये लगभग सब भारतीय हैं। हम भारत इतना टेक्नोलॉजी में आ गए, इतना टेक्नोलॉजी में आ गए कि पूरी दुनिया के जितने भी सोशल मीडिया है वो सब भारत में है, भारत के। लगता होगा, ऐसा फील आता होगा ना, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा चलते हैं। चलो टिकटॉक हमारी सरकार ने बैन कर दिया, उनको मजा नहीं आया कि बंद करो यार इसको, तो हमारी सरकार ने बंद कर दिया इसको। क्यों बंद करा? इसके ऊपर सबसे बड़ा रीजन क्या था, हम चीन की असलियत देख रहे थे यहाँ से। चीन की असलियत भारत ना देख पाए, ना जान पाए, क्योंकि वहां पर चीनी लोग अपने अपने देश के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना बना के अपलोड कर रहे थे, तो हम चीन की टेक्नोलॉजी देख रहे थे, ताकि सरकार को शर्मिंदा ना होना पड़े, इसे सरकार ने इसको बंद कर दिया। ठीक है। अब एक्स में देखो सब लोग लड़ रहे हैं, कुछ नहीं होता, यहाँ पर ज्यादातर लोग लड़ते हैं, वो उसको कहता है, वो उसको गाली देता है, वो उसको गाली देता है, ये चीजें हो रही है यहाँ पर एक्स पे। इंस्टाग्राम पे आपको पता है कि जो हमारे देश को नचनिया बनाने का, ये डांसर बनाने का जो प्रोग्राम है, वो यहाँ पर। आप बेरोजगारी में इतनी इतनी उलझ जाओ कि आपको बेरोजगारी का पता ही ना चले, यहाँ पे लगे रहोगे लगे रहोगे लगे रहोगे, तो आपको ये रहता है कि यार कभी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा। पैसा आ जाता है, ठीक है भाई, अपनी बेरोजगारी खत्म, है ना। कुछ व्यक्ति हैं जो बोलते हैं कि हमारा घर इनसे चलता है। चलो अब देखो, वाईटी, वाईटी क्या है? वाईटी, अच्छा फेसबुक सबसे बड़ा तो हथियार ये है, सातवां आठवां। एफबी कहाँ का है? विदेश है, सब मेटा के प्रोग्राम है। तो मेटा, यूट्यूब भी हमारे देश का नहीं है। ठीक है। एफबी हमारे देश का नहीं है। चैट जीटीपी आपको पता ही है, डीप सीक आपको पता है चाइना का है, जेमिनी आपको पता ही है। सारे जितने भी सोशल मीडिया हम चलाते हैं, वो सब कहाँ से आते हैं? अमेरिका से, ज्यादातर अमेरिका से। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ का है? अमेरिका का। ठीक। आज ही किसी देश की सरकार ये उठा दे, मुद्दा उठा दे कि यूट्यूब आज से बंद। सोचो कि इंडिया में यूट्यूब बैन है, हम खुद बैन कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए यूट्यूब, हमें इंडिया कुछ नहीं चाहिए। सोचो हमारे गांव, हमारे देश की कम से कम 50% आबादी क्या हो जाएगी? बेरोजगार। 50%। सोच रहे हो, बहुत सारे लोग यूट्यूब से लगे हुए हैं, बहुत लोग लगे हुए हैं, हम भी देखो यूट्यूब पे ही हैं ना। तो फाइनेंशियल स्थिति को सुधारने के लिए तो हम एक लेकर आए प्रोग्राम, मेक इन इंडिया। कब लेकर आए? 2014 में। उद्देश्य क्या था? भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। क्यों लेकर आए थे? चीन पर जो इलेक्ट्रॉनिक सामान की जो निर्भरता उसको कम करने के लिए। ये सफल रही या असफल रही थी? बताओ, ये सफल या असफल? मैंने बताया था अभी, ये क्या रही थी, इसकी सफलता क्या हुई? देखो कुछ सेक्टर जो थे ना, सेक्टर जैसे कि मोबाइल निर्माण, मोबाइल निर्माण में क्या बोला? सफलता मिली। लेकिन अभी भी मैन्युफैक्चरिंग में जीडीपी में सीमित है। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है? जीडीपी में सीमित है ना। चलो, तो हम जो मोबाइल वोबाइल बनाने के लिए क्या हुआ, थोड़ी सफलता मिली, लेकिन अभी भी क्या है, हम असफल ही इसको, असफल में ही रखेंगे इसको। अब उसके बाद है स्टार्टअप इंडिया। ठीक है। दूसरी है स्टार्टअप इंडिया। मेक इन इंडिया 2014 में आया था। दूसरा है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम ये भी कब आया? ये भी कब आया? 2016 में। इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। ठीक है, 2016 में। अब स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप क्या करने के लिए? स्टार्टअप इंडिया, इंडिया को स्टार्ट करने के लिए, उठाने के लिए। अब उठो, उठ के काम करो कुछ। 2016 में ये आया। 2014 में क्या आया था? मेक इन इंडिया आया था। उद्देश्य सब पता चल गया। ये क्या आया था? युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए। ठीक है, क्या बनाने के लिए? युवाओं को, युवाओं को उद्देश्य था युवाओं को उद्यमी उद्यमी बनाने के लिए, युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए आई थी। कौन सी योजना आई थी? सरकारी योजना है, जिसमें दूसरी योजना पढ़ना है स्टार्टअप इंडिया। 2016 में आई थी, युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए। इसकी सफलता में देखते हैं क्या है। इसमें ना बहुत सारे वर्गों को क्या दिया गया था, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी गई थी। ठीक है, इतना हम डीप में नहीं जाएंगे। क्या हुआ था हमें? भारत भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम
ये क्या था ना, भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम था। ठीक है, लिख लेंगे, भारत का सबसे भारत का तीसरा सबसे बड़ा, ठीक है, क्या था ये, इकोसिस्टम, तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम, तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप 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 इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इकोसिस्टम ठीक है, स्टार्टअप इकोसिस्टम। तीसरी योजना है पीएम किसान। तीसरी योजना कौन सी है, पीएम किसान, पीएम किसान, प्रधानमंत्री। ठीक है, आप मुझे ना क्या बताओगे, आप पीएम किसान की फुल फॉर्म बताओगे। एक क्वेश्चन और हो गया, पीएम किसान की फुल फॉर्म बताओगे, किसान की फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म बताने तो मैं ही बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो बताओगे आप ये वाली, चलो ठीक है, इसको क्या करते हैं अब, इसको है ही रहने देते हैं ना। अब तीसरी योजना जो पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे पीएम किसान। पीएम किसान योजना हम कल देखेंगे और बहुत अच्छे से उसको समझने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से इकोनॉमी समझ में आ रही होगी, और यहाँ तक आए हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ तक मुझे सहन किया और यहाँ तक आपने समझने की कोशिश की है। अब मैं आपको एक बार और फिर से बता दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर यूट्यूब चैनल पे स्टडी विद विकास सर में, देखो इसको ना थोड़ा छोटा नाम कर लेते हैं इसका, स्टडी विथ विकास, इसको SWV कर लेते हैं। ठीक है, SWV, आज से हम बोलेंगे आपका स्वागत है SWV में, किसमें, स्टडी विथ विकास में। ठीक है, SWV छोटा हो जाएगा ना, आप सब लोग हमें सपोर्ट करें, स्टडी विद विकास को हम क्या करेंगे, SWV। ठीक है, SWV स्टडी विद विकास सर। ठीक है, SWV। और अब मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, एक बार फिर से इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, हमारे यहाँ पर पूरा यूकेएसएससी का पूरा कंप्लीट बैच लाया जा रहा है, स्टार्ट हो गया है। हमने सबसे पहले सिलेबस समझाया इकोनॉमिक्स का, उसके बाद हमने इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा, मैंने क्लास स्टार्ट कर दी। जैसे मैम आरती मैम के जो जो सब्जेक्ट हैं वो अपना सिलेबस समझाया उन्होंने, उसके बाद क्वेश्चन, उसके बाद वो आराम पूरी क्लास लेके आएंगे, बहुत डीप में क्लास लेके आएंगे, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर आओगे, आपको सारे सब्जेक्ट व्यवस्थित रूप में और सिलेबस वाइज मिलेंगे। ठीक है, जैसे इकोनॉमी में से चला रहा हूँ, सबसे पहला टॉपिक क्या था, भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, तो वही टॉपिक हमने क्या करा, स्टार्ट किया जो सिलेबस में था। ठीक है, तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।